सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलिन ने टीम के सदस्यों के चयन और यूए झेंग्यू से सहयोग की योजना बनाई, साथ ही जेड सिल्वर फोर्जिंग का सौदा भी तय किया। स्पिरिट सोल टावर अटैक और भविष्य की तैयारियों के लिए गठबंधन मजबूत हुआ, जबकि युआनेन येहुई से बात बाद के लिए टाल दी गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रेक अकेडमी का पाठ्यक्रम किसी भी तरह से सरल नहीं था। यहाँ उपलब्ध व्याख्यान विषयों की एक अत्यंत विस्तृत श्रृंखला को समेटे हुए थे, लेकिन सीखने के आकलन बहुत कम होते थे। छात्रों को स्वयं ये सुनिश्चित करना पड़ता था कि वे पढ़ाई को पूरी तरह समझे। अकेडमी एक पुरानी कहावत का पालन करती थी, गुरु द्वार दिखाता है, लेकिन उसमें से छात्र को स्वयं गुजरना पड़ता है। श्रेक अकेडमी का हर छात्र एक प्रतिभाशाली जीनियस था, इसीलिए जीनियसों के अनुकूल शिक्षण पद्धति आवश्यक थी। हर कोई दोपहर का समय अपने ज्ञान को सुदृढ़ करने, साधना करने, शरीर को निखारने, अध्ययन करने या अपने अपने पेशे का अभ्यास करने में लगाता था। हर किसी का अपना मार्ग था, इसीलिए कोई भी शिक्षक छात्रों को ये नहीं बता सकता था कि उन्हें कैसे साधना करनी चाहिए। छात्र यदि किसी प्रश्न में शिक्षक से पूछते तो इसके बदले उन्हें योगदान अंक खर्च करने पड़ते। कुछ ही दिनों में नए छात्रों को योगदान अंकों के महत्व का एहसास हो गया। इन अंकों से श्रेक अकेडमी के सर्वोत्तम साधना संसाधन खरीदे जा सकते थे, लेकिन इनके बिना कुछ भी नहीं मिलता था। यदि अंक ना हो तो छात्रों के पास केवल दो ही रास्ते बचते, या तो अंक कमाएं या फिर पुराने ढंग से कड़ी मेहनत कर साधना करें। तांग वुलिन जैसे पौधा प्रकार के आत्मा गुरु अपने योगदान अंकों का उपयोग एक विशेष साधना स्थल असीम वन बाउंडलेस फॉरेस्ट में प्रवेश के लिए कर सकते थे। ये वन श्रेक अकेडमी द्वारा निर्मित था और इसमें हर प्रकार के पौधे मौजूद थे। ये जीवन शक्ति से स्पंदित होता प्रतीत होता था। यदि कोई पौधा प्रकार का आत्मा गुरु यहाँ साधना करे तो उसकी साधना गति दोगुनी हो जाती, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी। असीम वन में 1 घंटे का प्रवेश 500 अंक का पड़ता था। जब वे पहली बार श्रेक अकेडमी में आए थे, तब युआनेन येहुई ने तांग वुलिन को उसके काम के बदले दोपहर का भोजन खरीदा था। इस तरह तांग वुलिन कुछ अंक बचा पाया और बाद में उसने उन्हीं अंकों का उपयोग असीम वन में साधना आजमाने के लिए किया। उस चमत्कारी स्थान के प्रभाव उसके लिए स्पष्ट थे। वहां बिताए गए समय में उसकी आत्मा शक्ति और ब्लू सिल्वर घास दोनों ही बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़े। तांग वुलिन ने असीम वन के उपयोग की लागत प्रभावशीलता का हिसाब लगाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि वो हर दिन इसका उपयोग करे तो अधिकतम 3 वर्षों में वो रैंक 40 तक पहुंच सकता था, और ये भी एक रूढ़िवादी अनुमान था। अकेडमी अपने छात्रों को वो सब कुछ प्रदान करती थी जिसकी उन्हें कभी आवश्यकता हो सकती थी। यहाँ तक कि आत्मा वस्तुओं का चयन भी बाहरी दुनिया की नीलामियों से कहीं बेहतर था। हालांकि संघीय सिक्के अकेडमी में बेकार थे, यहाँ केवल योगदान अंक ही स्वीकार किए जाते थे। हर छात्र अंकों की कमी से जूझ रहा था और अंकों को संघीय सिक्कों में बदलने का विचार किसी के मन में नहीं आता था। हालांकि इस समय तांग वुलिन के पास अंकों की भारी कमी थी, फिर भी वो इस बात से संतुष्ट था कि अब उसे भोजन के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। वो अपना सारा समय अपनी धातु गठन कौशल को सुधारने में लगा रहा था और मुनाफा कमाने के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। छात्र जीवन की आपाधापी के बीच हर कोई एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। सभी प्रार्थना करते थे और कड़ी मेहनत करते थे, इस डर से कि कहीं वो पहले छात्रों में शामिल ना हो जाएं जिन्हें अकेडमी से निकाल दिया जाए। श्रेक अकेडमी ने छात्रों को जितनी स्वतंत्रता दी, उतना ही तनाव भी दिया। यही एकमात्र तरीका था जिससे किसी की वास्तविक क्षमता पूरी तरह खिल सकती थी। तांग वुलिन व्यस्त था, गु युए व्यस्त थी, शू शाओयान और शिए शिए भी व्यस्त थे। वे जानते थे कि उनके साथियों के बीच उनकी स्थिति क्या है। वे समझते थे कि वे एक पल के लिए भी ढील नहीं दे सकते। ये बात सबसे अधिक शू शाओयान पर लागू होती थी। ईस्ट सी अकेडमी में वो आलसी रही थी और वो आलस्य धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब जब तांग वुलिन उससे आगे निकल चुका था तो उन चारों में वो सबसे कमजोर थी। क्या तुम अंदर हो युआनेन? तांग वुलिन ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। हमारे अवकाश दिवस में अब केवल 2 दिन बचे थे। बार बार सोचने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि युआनेन येहुए हमारे समूह में शामिल होने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, और अंततः उससे मिलने का समय मिल ही गया। दरवाज़ा खुला और युआनेन येहुए ठंडी नज़र से उसे देखते हुए सामने आई। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम यहाँ वे योगदान अंक चुकाने आए हो जो तुम पर बकाया है? योगदान अंक? तांग वुलिन अचानक खांस पड़ा। अभी मेरे पास पर्याप्त नहीं है। उसने हिचकिचाहट भरी मुस्कान दी। युआनेन ने आंखें घुमाई और दरवाज़ा बंद करने लगी। 1 सेकंड रुकिए,
तांगबुलिन ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया और एक धातु की वस्तु दरवाजे की दरार में फंसा दी, इससे पहले कि वो पूरी तरह बंद हो जाए। उसने फिर से दरवाज़ा खोला और उस धातु को हाथ में ले लिया। पहले वाली घटना के लिए मुझे खेद है युआनिन, लेकिन हमारी तरफ से पहले ही सज़ा भुगत ली गई है। हम सभी कामकाजी छात्र हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। मैं यहाँ समझौते करने आया हूँ। यदि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कहो। ये क्या है? युआनिन ने पूछा, उस धातु पत्थर को देखते हुए। वो ठंडी महसूस हो रही थी। तांगबुलिन मुस्कुराया। ये स्पिरिट एलॉय है, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? युआनिन ये हुए कि आंखें चौड़ी हो गई। ये स्पिरिट एलॉय है? स्पष्ट था कि वो युए जैंग्यू जितनी जानकार नहीं थी। हाँ, ये जेड सिल्वर है। युए जैंग्यू ने मुझसे इसे मंगवाया था। ये भारी चांदी और मैजिकल चांदी से बना एक मिश्र धातु है। इसकी सामंजस्य दर बुरी नहीं है, 70% से थोड़ी अधिक है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए मैं इसे अकेडमी को बेचने की सोच रहा था। तुम स्पिरिट एलॉय बना सकते हो? युआनिन ये हुए ने पूछा। उसका स्वर कुछ ही क्षणों में कहीं अधिक सम्मानजनक हो गया। तांगबुलिन मन ही मन हंसा। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। एक लोहार के रूप में बड़े होने में उसने अनगिनत कठिनाइयां झेली थीं और वो जानता था कि हर परिस्थिति का कैसे लाभ उठाना है। मैं 5वें दर्जे का लोहार हूँ, उसने कहते हुए अपना लोहार बैज सहलाया। युए जैंग्यू वाली घटना के बाद वो पहले की तरह बेझिझक इसे दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। उस क्षण युआनिन ये हुए की उदासीनता की परत में एक दरार पड़ी, लेकिन वो तुरंत गायब हो गई। उसने जेड सिल्वर उसे वापस करते हुए कहा, ठीक है, तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? यही मौका है, तांगबुलिन मुस्कुराया। तुम मेरी पहली ग्राहक थी और मुझे अपना वादा याद है कि मैं तुम्हें प्रथम श्रेणी की 1000 परिष्कृत मेटल सस्ते दाम पर दूंगा। वो वादा अभी भी कायम है और मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, मैं तुम्हारे लिए फोर्जिंग करूंगा। इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं देना होगा, इसे बस मेरे कर्ज का हिस्सा समझ लो। उसकी बातों से उसके कठोर भाव नरम हो गए। तुम्हारे साथ एक और बात है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तांगबुलिन ने आगे कहा। शू शाओयान तीसरी रिंग के लिए तैयार है, लेकिन उसे एक नया स्पिरिट सोल भी चाहिए। हम उसे स्पिरिट पगोडा ले जाने की योजना बना रहे हैं ताकि वो स्पिरिट सोल टावर पर चढ़कर एक शक्तिशाली स्पिरिट सोल प्राप्त कर सके। अभी हमारी टीम को पूरा करने के लिए एक और व्यक्ति की ज़रूरत है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। बेशक हम तुमसे मुफ्त में मदद नहीं मांग रहे। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए किसी धातु का स्पिरिट रिफाइन कर दूंगा या तुम्हारी पसंद का स्पिरिट एलॉय बना दूंगा। स्पिरिट सोल टावर? युआनिन ये हुए की आंखें चमक उठी। हाँ, स्पिरिट सोल टावर। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहता था। आखिरकार पहली और दूसरी कक्षा के सभी छात्रों में तुम सबसे शक्तिशाली हो। यदि तुम हमारी मदद करने को तैयार हो तो हमारी सफलता की संभावना कहीं अधिक होगी। शू शाओयान कमज़ोर है और हम नहीं चाहते कि साल के अंत में हमारे किसी साथी को अकेडमी से निकाल दिया जाए, तो कृपया हमारी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या? तांगबुलिन को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। लेकिन मुझे तुम्हारा स्पिरिट रिफाइनिंग या स्पिरिट एलॉय नहीं चाहिए, उस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। मेरी मदद की एक अलग शर्त है। युआनिन ये हुए ने चमकती आंखों से तांगबुलिन की ओर देखा। एक अलग शर्त? तांगबुलिन ने पूछा। मुझे टावर अटैक की अनुमति चाहिए। तांगबुलिन का दिल जोर से धड़क उठा। जब उसे उसके शब्दों का मतलब समझ आया तो वो तुरंत बोल पड़ा, क्या तुम पहले ही रैंक 40 तक पहुंच गई हो? युआनिन ये हुए के पास 3 बैंगनी आत्मा रिंग और 2 शक्तिशाली मार्शल सोल थे। वो तभी टावर अटैक की अनुमति चाहती जब उसे एक और स्पिरिट सोल चाहिए होता। इतनी महान मार्शल सोल्स के लिए उपयुक्त स्पिरिट सोल केवल स्पिरिट सोल टावर ही प्रदान कर सकता था। वो सिर्फ 15 साल की है और अब रैंक 40 पर पहुंच गई है। मैं 15 साल की उम्र में रैंक 40 तक पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकता था। मुझे अगले 1.5 साल में रैंक 40 तक पहुंचने का जरा भी भरोसा नहीं है। चाहे मैं हर जागते पल असीम वन में ही साधना करूं, फिर भी मुझे लगता है कि इतने कम समय में रैंक 40 तक पहुंचना मेरे लिए असंभव है। यही मेरी एकमात्र शर्त है। अगर तुम इसे मान लेते हो तो मैं चलूंगी। युआनिन ये हुई के चेहरे के भावों में किसी भी तरह की मोलभाव की गुंजाइश नहीं थी। मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता, मुझे पहले अपने दोस्तों से चर्चा करनी होगी, तांगबुलिन ने कहा। युआनिन ये हुई ने एक ही झटके में दरवाजा बंद कर दिया। साफ जाहिर था कि वो अभी भी उससे सतर्क थी। हॉल में खड़ा रह गया तांगबुलिन वापस अपने कमरे में लौटा और उसने उसकी शर्त अपने दोस्तों को बता दी। तो फिर उसे भूल ही जाओ, उसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा,
मैं बड़ी बहन गु युए को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, शू शियाओयान ने कहा। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि युए जेंग यू को बुलाने के लिए तांग वुलिन ने क्या कीमत चुकाई थी, लेकिन वो अंदाजा लगा सकती थी कि ये सस्ता सौदा नहीं रहा होगा। इसी तरह उसे ये भी नहीं पता था कि टावर अटैक के लिए एक और स्पिरिट सोल कोटा पाने के लिए गु युए को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। गु युए ने लापरवाही से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। युआनएन ये हुई एक बहुत मजबूत अटैक टाइप है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो हमारी टीम में होगी तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद बनेगी और तुम्हें भी अच्छा स्पिरिट सोल मिलेगा। उसकी शर्त मानने पर विचार करना फायदेमंद है। और इसके अलावा टांग वुलिन ने बीच में कहा, ये हमारे और उसके बीच के तनावपूर्ण रिश्ते को सुधारने का मौका भी है। हम उसे फिर से पहले जैसा बना सकते हैं, जैसा उस घटना से पहले था। वो वाकई बहुत कुशल है और भविष्य में उसके इनर कोर्ट में जाने की संभावना लगभग तय है। चूंकि हम सब वर्किंग स्टूडेंट्स हैं तो हमें दोस्त बने रहना चाहिए। मैं सहमत हूँ, शिए ने कहा और अपने बिस्तर से उछल पड़ा। शू शियाओयान ने उसे घूर कर देखा। बेशक तुम सहमत हो। रोज तुम उसके कमरे के सामने सफाई करते हो, खिड़कियां पोंछते हो, उसके लिए पानी भरते हो और एक अच्छे छोटे पिल्ले की तरह उसकी पूंछ हिलाते रहते हो। टांग वुलिन ने भौएं उठाकर शिए की ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ। टांग वुलिन ने बेबसी से सिर हिलाया, फिर गु युए की ओर मुड़ा। क्या सच में एक और कोटा लेना ज्यादा परेशानी वाला नहीं होगा? ठीक ही रहेगा। मैं कल दोपहर के खाने के बाद जाकर पूछ लूंगी। मिले या ना मिले ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं मिला तो हम एक सदस्य कम होंगे, लेकिन टावर से निपटने के लिए हम फिर भी काफी मजबूत हैं। ठीक है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। चारों दोस्त हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, ये सोचते हुए कि बिना बुलाए आने वाला कौन हो सकता है। उनके दिमाग में बस दो ही नाम आए, युआनएन ये हुई और युए जेंग यू। शू शियाओयान बिस्तर से कूदकर सीधे दरवाजे की ओर गई। दरवाजा खोलते ही उसकी पूरी नजर किसी चीज से ढक गई। तुम कौन हो? उसने चौंकते हुए पूछा। उसके सामने एक बिल्कुल गोल मटोल इंसान खड़ा था। करीब 180 सेंटीमीटर लंबा होने के बावजूद उसकी कमर लगभग उसकी लंबाई जितनी चौड़ी थी। वो मुस्कुरा रहा था। उसके गाल गिलहरी की तरह फूले हुए थे। नमस्ते, मैं टांग वुलिन को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो अंदर है? आवाज से उसे अंदाजा हो गया था कि ये कौन हो सकता है, लेकिन सामने खड़े इस मीट बॉल को देखकर वो भी संदेह में पड़ गया। मैं हूँ, शू लिजी। टांग वुलिन अवाक रह गया। पिछले कुछ सालों में उनसे मिले बिना ही छोटा मोटा अब बड़ा मोटा बन चुका था। अंदर आओ। टांग वुलिन ने जल्दी से उसे लड़कों वाले हिस्से की ओर बुलाया। रात में सोने के अलावा कमरे को बांटने वाला पर्दा आमतौर पर खुला ही रहता था। शूलिजी ने बाईं तरफ तांग वुलिन और शिए को देखा, फिर दाईं तरफ गु युए और शू शियाओयान को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। तुम लोग साथ में रह रहे हो? दोनों लड़कियां तुरंत लाल हो गईं और संभलते ही उसे घूरने लगीं। टांग वुलिन ने पर्दे की ओर इशारा किया। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। हम यहाँ साथ में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स की रहने की हालत अच्छी नहीं है। समझते हुए शू लिजी ने सिर हिलाया। तुमने सच में मुझे चौंका दिया जब तुमने उस दिन मुझे फ़ोन किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम श्रेक में आओगे, और वो भी वर्किंग स्टूडेंट बनकर। बधाई हो, और मेरे मोटे होने की चिंता मत करो। मैंने बस कुछ ऐसा खा लिया था जो नहीं खाना चाहिए था, और मैं गुब्बारे की तरह फूल गया। तांग वुलिन ने कुछ दिन पहले ही शूलिजी को अपना 7वां सदस्य तय कर लिया था। उसकी मार्शल आर्ट की उपयोगिता को देखते हुए उससे बेहतर विकल्प कोई नहीं था। एक इनर कोर्ट स्टूडेंट होने के नाते उसकी क्षमताओं पर भरोसा किया जा सकता था। वो एक फूड टाइप सोल मास्टर था। पहले उसके बनाए बंस चखने के बाद तांग वुलिन जानता था कि उनके प्रभाव कितने अद्भुत हैं। असल में वो उसके लिए खास तौर पर फायदेमंद थे, क्योंकि वो उसकी खत्म हुई रक्त शक्ति को बहाल कर देते थे, जिससे वो अपने गोल्डन ड्रैगन किंग की क्षमताओं का और ज्यादा उपयोग कर सकता था। शूलिजी के समर्थन से उसकी ताकत कम से कम 30% बढ़ जाती, और उसके साथियों को मिलने वाले फायदों की तो बात ही अलग थी। उनकी टीम की कमी एक शुद्ध सपोर्ट टाइप सोल मास्टर की थी, और वो कमी पूरी हो गई थी। युआनएन येहुई और युए जेंग यू के विपरीत शूलिजी ने बिना किसी शर्त के तांग वुलिन की मदद करने के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया था, और आज वो खुद उससे मिलने आया था। इनर कोट आउटर कोट से कैसा है? शू शियाओयान ने पूछा। शूलिजी ने झेंपते हुए सिर खुजाया। ज्यादा अलग नहीं है, बस ठीकशक थोड़े सख्त हैं। मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान हैं क्योंकि मेरी मार्शल आर्ट फूड टाइप है। मुझे बस रोज सोल पावर का अभ्यास करना होता है, बस इतना ही। अचानक उसने ताली बजाई। ओह हाँ, मैंने सुना है कि इनर कोर्ट में जल्द ही सुधार होने वाला है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरी कम खेती स्तर को देखते हुए मुमकिन है कि मुझे आउटर कोर्ट में भेज दिया जाए। लगता है अब इनर कोर्ट की शर्त बैटल आर्मर मास्टर बनने की होगी। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम आउटर कोर्ट आओगे?
तांगवुलिन की आंखें चमक उठी। शूलिजी उन्हीं की उम्र का था, तो अगर वो आउटर कोर्ट में आया तो बहुत मुमकिन है कि वो फर्स्ट ग्रेड में शामिल हो जाए। और ये तांगवुलिन के लिए बेहतरीन खबर थी, क्योंकि शूलिजी की मार्शल आर्ट उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। शूलिजी ने हंसते हुए कहा, पता नहीं, वैसे तुम लोग टावर अटैक करने वाले हो ना? समय तय हुआ? मैंने छुट्टी वाले दिन का अपना शेड्यूल खाली कर लिया है, बस मुझे फोन कर देना, मैं दौड़ता हुआ आ जाऊंगा। उसकी सच्चाई से शू शियाओयान भावुक हो गई। धन्यवाद, मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा और कोई प्लान नहीं था। चलो खाना खाने चलते हैं। शूलिजी, आज मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगा। इतना मोटा होने की वजह से शूलिजी की आंखें आमतौर पर अर्धचंद्र जैसी रहती थीं, लेकिन खाने का नाम सुनते ही वो पूरी तरह खुल गई। उसने जोर से सिर हिलाया, उसकी ठुड्डी की चर्बी हिलने लगी। हाँ चलो, पता है मुझे अभी भी उस बेक्ड फिश का स्वाद नहीं भूलता, वो बहुत स्वादिष्ट थी। शिए ने माथा पीट लिया। ये दोनों सच में एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जैसे जैसे वो अपने गंतव्य के करीब पहुंचे, उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी और उसकी पीठ पसीने से भीग गई। उसके दिमाग में वो भयानक दृश्य उभर आया। दोनों पेटू डाइनिंग हॉल को तहस नहस कर देंगे। ये सोचकर ही वो कांप उठा, कुछ नहीं बचेगा। हालांकि डाइनिंग हॉल में हमेशा आपात स्थितियों के लिए अतिरिक्त खाना रहता था, लेकिन जब से तांगवुलिन ने वहां कदम रखा था, कर्मचारियों को अपने भंडार बढ़ाने पड़े थे। आज शूलिजी भी उसके साथ था, तो इस बात में कोई शक नहीं था कि स्टोर पूरी तरह साफ हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में शूलिजी की भूख उसके शरीर के साथ साथ बढ़ गई थी, और आम दिनों में भी वो तांगवुलिन की भूख की बराबरी करता था। लेकिन आज पुराने दोस्त से मिलने की खुशी में तांगवुलिन की खाने की क्षमता और भी बढ़ गई थी। दोनों खाने की कला में एक दूसरे के बराबर निकले, और साथ होने पर उनकी असली पेटूपन सामने आ गई। शूलिजी का धन्यवाद करने के लिए शू शियाओयान ने खुद ही लगातार पकवान लाकर देने का जिम्मा उठा लिया। जल्द ही उनके सामने जूठे बर्तनों का पहाड़ लग गया और पूरा डाइनिंग हॉल एक भी कौर से खाली हो गया। फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। अरे मेरा तो पेट ही नहीं भरा। शूलिजी ने अपना पेट थपथपाते हुए मासूम मुस्कान दी। तांगवुलिन ने कड़वी हंसी हंसी। मेरा भी नहीं। पहले तुम मुझसे ज्यादा नहीं खा पाते थे, लेकिन लगता है तुम्हारी भूख मुझसे भी तेजी से बढ़ी है। कमाल हो। शूलिजी हंसा। तब मैं ये मान ही नहीं पा रहा था कि खाने में तुमसे हार गया हूँ, तो घर जाते ही मैं और ज्यादा खाने लगा। हर दिन पेट की सीमा तोड़ने की कोशिश करता रहा। संयोग से मेरी खेती की रफ्तार भी काफी बढ़ गई, लेकिन दुर्भाग्य से कमर भी। हे, सच में मुझे तुमसे जलन होती है। तुम कितना भी खाओ, मोटे नहीं होते। तुम्हें अपनी शरीर की ट्रेनिंग करनी चाहिए। इतना मोटा होना अच्छा नहीं है। मैं ठीक हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं अभी ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कुछ खास खा लिया था और फिर दुबला नहीं हो पाया। लगता है अब मैं ऐसा ही रहूंगा। खैर चलो, हम शहर में और खा सकते हैं। मुझे वहाँ की हर गली पता है, और एक शानदार नूडल की दुकान है जहाँ मुझे तुम्हें जरूर ले जाना है। हम 10-10 कटोरे नूडल्स खाएंगे। कटोरे बहुत बड़े होते हैं और नूडल्स बेहद स्वादिष्ट। तुम लोग ही जाओ, गु युए ने कराहते हुए कहा और अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया। खाने के दौरान वो वू सिद्वो की बातों पर गंभीरता से विचार कर रही थी, और उसने मान लिया था कि तांगवुलिन को खाते देखना मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला था। अपनी ही दुनिया में मग्न तांगवुलिन और शूलिजी खुशी खुशी शहर की ओर नूडल खाने निकल पड़े, कंधों पर हाथ डाले, हंसते खिलखिलाते। उनके जैसे पेटूपन के लिए एक समान सोच वाला साथी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, और ये जश्न मनाने वाली बात थी। वास्तव में तांगवुलिन ने तय किया कि आज वो खेती से थोड़ा अवकाश लेगा और शूलिजी के साथ भरपेट खाएगा। आखिरकार खाना भी उसके शरीर के लिए फायदेमंद ही है। दुकान के प्रवेश द्वार के ऊपर फाउंडिंग नूडल शॉप लिखा हुआ एक बोर्ड टंगा था। भीतर से आती सुगंध हवा में फैल रही थी, जिसने तांगवुलिन की नाक को भर दिया और उसकी उंगलियों को अनायास ही हिला दिया। बॉस, शूलिजी चिल्लाया। दुकान से एक ठिगना अधेड़ उम्र का मजबूत कद काठी वाला आदमी बाहर आया। उसका चेहरा सख्त था, छोटे बाल और कांसे जैसी त्वचा उस सख्ती को और उभार रही थी। उसने काली पैंट और काला बटनदार गाउन पहन रखा था। उसका हावभाव किसी राजा जैसा था, मानो कोई भी उससे उलट जवाब देने की हिम्मत ना कर पाए। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शूलिजी पर पड़ी, उसका भाव नरम पड़ गया और होठों पर मुस्कान आ गई। अरे छोटे मोटू, तुम लौट आए, उसने उत्साह से कहा। हाँ, मैं फिर से आपके स्वादिष्ट नूडल्स खाने आया हूँ, और इस बार अपने दोस्त तांगवुलिन को भी साथ लाया हूँ। मुझे आपकी पत्नी के रसदार नूडल्स बहुत याद आ रहे थे। हम दोनों के लिए 10-10 कटोरे ऑर्डर करना है, वो भी एक्स्ट्रा बड़े कटोरे। इतना कहते कहते शूलिजी के मुंह से लार टपकने लगी। बॉस ने हैरानी से तांगवुलिन की ओर देखा। ये छोटा भाई भी 10 कटोरे खाएगा? हाँ, ये भी लगभग मेरी ही तरह खा सकता है। शूलिजी ने बोलते हुए तांगवुलिन को नूडल शॉप के अंदर खींच लिया। ये मेरा खाने वाला साथी है।
फाउंडिंग नूडल शॉप बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका फर्नीचर और सजावट बेहद शानदार थी। वहाँ एक सादगी भरी भव्यता झलकती थी। तांग वूलिन को भले है वास्तुकला या फर्नीचर की ज्यादा समझ ना हो, लेकिन वो साफ महसूस कर सकता था कि इस जगह पर सरलता की सुंदरता को महत्व दिया गया है। दुकान का आधा हिस्सा ग्राहकों से भरा हुआ था और सब शांति से खाना खा रहे थे। हालांकि खाने दिखने में साधारण थे, लेकिन उनसे उठती सुगंध कुछ और ही कहानी कह रही थी। सिर्फ वो सुगंध ही तांग वूलिन और शू लिजी दोनों के पेट से गुर्राहट निकलवाने के लिए काफी थी। बॉस उन्हें दुकान के बिल्कुल पीछे बने एक निजी कमरे में ले गया। वो कमरा काफी बड़ा था और उसके बीच में एक साधारण सा दिखने वाला मेज रखा हुआ था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी कारीगरी में छिपी बारीकियां साफ नजर आती थीं। बैठ जाइए, बॉस ने कहा। फिर वो मुड़ा और बाहर चला गया। कुछ मिनट बाद वो दोनों हाथों में एक एक कटोरा लिए लौटा। दोनों कटोरे 1 फुट से भी ज्यादा चौड़े थे और नूडल से भरे हुए थे। कटोरे मेज तक पहुंचने से पहले ही मिर्चों की तीखी और लाजवाब खुशबू तांग वूलिन और शू लिजी से टकराई और उनके पेट फिर से जोर से गुर्राने लगे। उनकी भूख पूरी ताकत से लौट आई थी। बॉस ने दोनों के सामने कटोरे रख दिए। वे दोनों भूखे दरिंदों की तरह खाने को देखने लगे। नूडल्स पतले थे लेकिन चौड़े, और उन पर हल्की खट्टी मांस की चटनी लिपटी हुई थी जो सीधे आत्मा को छू रही थी। फिर मिर्चों की तीखेपन की लहर उठी जो खट्टी खुशबू में घुलकर दोनों को पागल कर देने वाली थी। दोनों पेटू तुरंत नूडल्स खींच खींच कर खाने लगे। वे साफ महसूस कर सकते थे कि नूडल्स बिल्कुल सही पकाए गए थे, न एक पल ज्यादा न कम। हर कौर उनके स्वाद बोध को आनंद से भर रहा था। चर्बीदार मांस के लस में लिपटे नूडल्स लहर दर लहर उनके गले से उतर रहे थे। न तांग वूलिन बोला न शू लिजी। उस पल उनके लिए उनकी नूडल्स की कटोरियां ही पूरी दुनिया थी। हर नूडल जो उनके पेट में जाता उन्हें एक सुकून भरी गर्माहट से भर देता। खाते खाते तांग वूलिन के शरीर से पसीना बहने लगा। वो अपने रक्त तत्व को पूरे शरीर में उफनते हुए महसूस कर सकता था। कमाल के नूडल्स हैं। उसने शू लिजी की ओर देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। समझ गए ना, बॉस के नूडल्स साधारण नहीं होते। उसने आटे में आत्मिक जड़ी बूटियां मिलाई हैं, इसलिए ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बेहद पौष्टिक भी हैं। तो फिर ये काफी महंगे होंगे ना? तांग वूलिन ने धीमे से पूछा। शू लिजी ने सिर हिलाया। यहाँ योगदान अंक और फेडरल सिक्के दोनों चलते हैं। एक कटोरे की कीमत करीब 20,000 फेडरल सिक्के या 2,000 योगदान अंक है। कितना? तांग वूलिन की आवाज एक सुर ऊंची हो गई। शू लिजी ने तुरंत उसे चुप कराया। इतनी जोर से मत बोलो। आई नो महंगा है, लेकिन नूडल्स वाकई कमाल के हैं और शरीर के लिए भी अच्छे हैं। वैसे भी आज कीमत की चिंता मत करो, आज मेरी तरफ से है। अंदरूनी प्रांगण में खर्च करने की ज्यादा जगह नहीं होती, इसलिए मैंने काफी योगदान अंक जमा कर रखे हैं। पेट भरने के बाद इन बातों पर चर्चा करेंगे। 10 कटोरे नूडल्स खाने के बाद तांग वूलिन को लगा कि उसका रक्त तत्व पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो गया है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो किसी भी पल आकाश में उड़ सकता है। उसका पूरा शरीर तपने लगा था और वो जानता था कि उसे ये ऊर्जा किसी न किसी तरह बाहर निकालनी होगी। शू लिजी ने बिल चुकाया। कुल 40,000 योगदान अंक बने। सिर्फ एक भोजन के लिए इतनी बड़ी राशि, ये कल्पना ही उसके लिए असंभव थी। रिसीट देखकर उसका दिल दुखा। एक ही भोजन के लिए इतने सारे अंक। अब समझ आया कि बॉस ने लिजी का स्वयं स्वागत क्यों किया। मैं वापस जाकर थोड़ी कसरत करूंगा, खाना कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है, तांग वूलिन ने कड़वी मुस्कान से कहा। ठीक है, लेकिन कहना पड़ेगा मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि तुमने फिर से मेरी भूख को पीछे छोड़ दिया। शू लिजी ने संतोष से अपना पेट थपथपाया। आत्मिक जड़ी बूटियों वाले नूडल्स के पोषण से उसका गोल मटोल चेहरा पसीने से चमक रहा था। चलो फिर मिलते हैं। शू लिजी के शांत रक्त तत्व के विपरीत तांग वूलिन का रक्त तत्व बाढ़ की तरह उसके शरीर में उफन रहा था। इससे साफ पता चलता था कि दोनों ने नूडल्स को पचाने का तरीका कितना अलग था। जैसे ही तांग वूलिन बाहर निकलने लगा, बॉस ने उसे एक कार्ड थमा दिया। उस पर फाउंडिंग लिखा हुआ था और एक आत्मा संचारक का नंबर अंकित था। अपने शरीर के भीतर उभरती ऊर्जा को अब और ज्यादा न दबाने के कारण तांग वूलिन ने रफ्तार बढ़ा दी और जल्द ही कैंपस की ओर दौड़ पड़ा। चूंकि दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, वो कुछ ही मिनटों में अकादमी के द्वार तक पहुंच गया। उसे लगा था कि दौड़ते हुए उसका रक्त तत्व शांत हो जाएगा, लेकिन उल्टा ही हुआ। दौड़ के साथ साथ वो और भी उग्र हो गया, मानो शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कामकारी छात्रों के छात्रावास के पास स्थित उपवन में घुसा। सुनहरी रोशनी उसके शरीर से फूट पड़ी, क्योंकि उसका सुनहरे रक्त तत्व का आत्मा वलय बेचैन होकर उसके शरीर से बाहर निकल आया। जैसे ही आत्मा वलय बाहर निकला, उसकी तनी हुई नसें ढीली पड़ गईं और उसे आखिरकार सांस लेने की जगह मिली। उसका रक्त तत्व गर्जन करती नदी की तरह पूरे शरीर में बहने लगा, हर इंच को सुकून भरी गर्माहट से भरते हुए। लेकिन इस ऊर्जा को किसी न किसी तरह बाहर निकलना था। उसने अपने हाथ उठाए और धीरे धीरे उन्हें गोलाई में घुमाया, रक्त तत्व को ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस के मार्ग पर ले जाते हुए। रक्त तत्व की अत्यधिक तीव्रता के कारण बस यही छोटा सा आंदोलन उसके भीतर ऊर्जा का भंवर बनाने के लिए काफी था।
वो इस तकनीक का अभ्यास 10 दिनों से कुछ ज्यादा समय से कर रहा था, लेकिन अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। उसका रक्त तत्व मार्ग के केवल 50% तक ही जा पाता था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। उसका रक्त तत्व पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और उसकी नसों की दीवारों पर उग्र प्रहार कर रहा था। रक्त तत्व का प्रवाह उलट गया, भंवर के भीतर का प्रतिरोध धीरे धीरे कम होने लगा और अचानक उसने 50% की बाधा तोड़ दी। एक हल्की सुनहरी धुंध तांग वुलिन के शरीर को घेरने लगी। उसके रक्त तत्व से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, जो अभूतपूर्व शक्ति के साथ रात को चीरती चली गई। वो पूरी तरह इस रहस्यमयी अवस्था में डूब चुका था। उसके दाहिने हाथ और छाती पर सुनहरे शल उभर आए। आत्मा वलय ने अपने आप गोल्डन ड्रैगन बॉडी को सक्रिय कर लिया और उसे पहले से कहीं अधिक तेज प्रकाश में नहला दिया। उसका रक्त तत्व उन्माद होकर उसके भीतर दौड़ रहा था, उसकी नसों और अंगों को उबलती ऊर्जा से धो रहा था और बाहर निकलकर आसपास की हवा को गर्म कर रहा था। जलती हुई ऊर्जा से उसका शरीर तपने लगा। उसकी आंखें लाल सुनहरी चमक से दहक उठीं। वो कांपने लगा, उसकी नसें सिकुड़ने लगीं और उससे फूटती ऊर्जा ने आसपास की हवा को एक घूमते तूफान में बदल दिया। उसके बाल उन्माद में इधर उधर लहराने लगे, कपड़े जलकर राख हो गए और उसके पूरे शरीर पर सुनहरी रेखाएं उभर आईं। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई युवा ड्रैगन आकाश में उड़ान भरने की तैयारी कर रहा हो। भले ही उसका रक्त तत्व उफान मारकर आसमान फाड़ने को तैयार था, वो स्थिर बना रहा। हालांकि उसके कपड़े जलकर राख हो चुके थे, लेकिन उसका लोहार का बैज अब भी उसकी छाती से चिपका हुआ था, जो उसे बैंगनी सफेद आभा निकल रही थी, जो उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। तांग वुलिन का रक्त तत्व और भी गति पकड़ने लगा, जबकि उसके हाथों की गति धीरे धीरे मंद हो गई। उसने जो भी पोषण भोजन से पाया था, वो पूरी तरह रक्त तत्व में बदल चुका था। ड्रैगन की दहाड़ की गूंज बढ़ती चली गई और उसका शरीर फैलने लगा। तांग वुलिन की आंखें अब चमकते हुए सुनहरे रंग से दमक रही थीं, क्योंकि उसकी रक्त शक्ति लगातार आकाश की ओर उभान मार रही थी। वो तेजी से ड्रैगन शॉक्स द हेवंस की परिसंचरण मार्ग पर आगे बढ़ी, 50% को पार करते हुए 60, फिर 70% तक पहुंच गई। जब उसकी रक्त शक्ति 80% मार्ग तय कर चुकी, तो एक अवरोध सामने आ गया। तांग वुलिन को ऐसा लगा मानो उसका पूरा अस्तित्व ही उसकी रक्त शक्ति को आगे बढ़ने से रोकने में लगा हो। उसके शरीर के भीतर उग्र ऊर्जा का भंवर तेजी से फैलने लगा, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करे, वो भीतर की उस बाधा को तोड़ नहीं सका। उसका पेट फूलने लगा और उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग में बदल गया। उसे अचानक सांस लेना कठिन लगने लगा, मानो हवा ही पतली हो गई हो। पीड़ा उसे सताने लगी, लेकिन अब रुकना असंभव था। वो केवल अपनी रक्त शक्ति को अपने पेट में इकट्ठा और संपीड़ित होने दे सकता था। उसके शरीर की सारी रक्त शक्ति उसकी आत्मशक्ति के साथ मिलकर एक ही स्थान पर एकत्र हो रही थी। चाहे उसका शरीर और मेरिडियन कितने ही मजबूत क्यों न हो, उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी क्षण फट जाएगा। ये ठीक नहीं है, मेरी ऊर्जाएं विचलित हो रही हैं। तांग वुलिन जानता था कि उसने बहुत अधिक जल्दबाजी कर दी थी। उसकी रक्त शक्ति इस समय ड्रैगन शॉक्स द हेवंस का अभ्यास करने के लिए बहुत उग्र थी। वो चरण दर चरण आगे बढ़ने के बजाय छलांगे लगा रहा था। ये भले ही सकारात्मक था, लेकिन इसी कारण वो अब एक भयानक संकट में फंस गया था। कुछ दिन पहले ही वो जुओशी से मार्गदर्शन लेने गया था। जुओशी ने कहा था कि जब वो परिसंचरण मार्ग का 60% भर लेगा, तभी वे उसे अगले स्तर तक पहुंचने में सहायता करेंगे। लेकिन उसने सीधे 80% तक छलांग लगा दी थी। आगे क्या करना है ये सीखे बिना ही वो अब जीवन मरण की स्थिति में फंस गया था। अगर उसकी ऊर्जाएं पूरी तरह विचलित हो जाती तो वो सचमुच फट जाता। मूर्ख! एक आवाज अचानक उसके मन में गूंज उठी। रक्त शक्ति के प्रवाह को उलट देना वास्तव में आंतरिक अंगों और मेरिडियनों को परिष्कृत करने का एक तरीका है, लेकिन तुम बहुत उतावले हो। तुम ब्रेक थ्रू के लिए अभी तैयार नहीं हो। कुछ ऊर्जा को अपनी स्पिरिट सोल की ओर मोड़ो। ये ओल्ड टांग की आवाज थी। वो एक बार फिर निर्णायक क्षण पर तांग वुलिन को बचाने आ गया था। स्पिरिट सोल, सही, मेरे पास गोल्ड लाइट है। उसके आदेश पर गोल्ड लाइट तांग वुलिन के शरीर से फिसलता हुआ बाहर आया और उसके धड़ के चारों ओर लिपट गया। गोल्ड लाइट ने धीरे धीरे तांग वुलिन की कुछ रक्त शक्ति को अवशोषित करना शुरू किया। सुनहरी पतली धाराएं उसके शरीर से निकलकर सांप में समा गईं। तांग वुलिन का शरीर शीघ्र ही सामान्य होने लगा और वो साधना विचलन के खतरे से बाहर आ गया। यदि उसकी उग्र रक्त शक्ति मेरिडियनों को तोड़कर उसके आंतरिक अंगों पर आक्रमण कर देती तो उसका जीवन संकट में पड़ जाता। अब हालांकि उसकी रक्त शक्ति धीरे धीरे शांत होने लगी और वो फिर से उसके प्रवाह को नियंत्रित कर सका। गर्माहट उसके शरीर में फैल गई, पीड़ा को शांत करती हुई, और सब कुछ सामान्य हो गया। अगली बार इतना अधीर मत होना, ओल्ड टांग ने सख्ती से कहा। धीरे धीरे अपने शरीर को सुधारो। ये एक अद्भुत खजाना है जिसकी देखभाल जरूरी है। केवल स्थिर गति से आगे बढ़कर ही तुम सहन कर पाओगे। खतरा टल जाने के बाद तांग वुलिन गहरी ध्यानावस्था में चला गया। जब वो जागा तो क्षितिज से सूरज उग रहा था और उसका शरीर ओस से भीगा हुआ था।
उसने पाया कि उसकी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थीं। आसपास की वनस्पति की जीवन शक्ति मानो उसके चारों ओर मंडरा रही थी और वो पौधों की आवाज़ें पहले से अधिक स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। तभी उसने पास किसी की उपस्थिति महसूस की। वो उनकी स्थिर सांसों को भी पहचान सकता था। उसने उस दिशा में देखा। तांग वुलिन से थोड़ी दूरी पर अब भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में गुयुए पेड़ के तने के सहारे बैठी थी। उसके पैर एक ओर मुड़े हुए थे, आंखें बंद थीं और उसकी लंबी पलकों पर ओस जमी हुई थी। कोमल सुबह की रोशनी उस पर पड़ रही थी और उसे एक अद्भुत आभा से नहला रही थी। उसने कभी उसे विशेष रूप से सुंदर नहीं माना था, लेकिन इस क्षण गुयुए का दृश्य तांग वुलिन के हृदय को जकड़ गया। वो उसे स्तब्ध होकर देखता रहा, इस दृश्य को अपने मन में हमेशा के लिए संजोते हुए। तभी गुयुए की आवाज ने उसे उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। तुम जाग गए लगता है। उसने धीरे से आंखें खोलते हुए मुस्कुराई और अपने शरीर को खींचा। तुम यहाँ क्यों सो रही थी? चाहे जितनी देर हो जाए डॉम नहीं लौटे तो मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आ गई। जब मैंने देखा कि तुम गहरे ध्यान में हो तो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए यहीं सो गई। उसने ये ऐसे कहा जैसे ये सबसे स्वाभाविक बात हो। तांग बुलेन उसके पास गया और हल्के से उसके बाल बिगाड़ दिए। चलो अब चलते हैं, नाश्ते का समय हो गया है। वो उसे धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन किसी अजीब कारण से वो शब्द उसके मुंह से नहीं निकल पाए। डॉम लौटने के बाद तांग बुलेन ने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या तोड़ दी। उसने पर्पल डीमन आइज का अभ्यास नहीं किया। इसके बजाय वो जल्दी से तैयार हुआ, नाश्ता किया, कक्षा गया और कक्षाएं समाप्त होने पर दोपहर का भोजन किया। दोपहर के बाद गुयुए स्पिरिट पगोड़ा चली गई, जबकि बाकी लोग अपने अपने पेशों का अभ्यास करने लगे। ये उनके लिए एक सामान्य व्यस्त दिन था। शाम तक गुयुए लौट आई और वो खुशखबरी लाई कि स्पिरिट पगोड़ा ने उन्हें दूसरा कोटा दे दिया है। वाह, स्पिरिट पगोड़ा कितनी उदार है। शिए शिए मुस्कुराता हुआ अंगूठा उठाई बोला। उसके चेहरे की चोटें लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। युएनिन ये हुई कि शर्त पूरी हो चुकी थी और अब वे उसे टावर अटैक में साथी मान सकते थे। इससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। तो मैं उसे बता देता हूँ, तांग बुलिन ने कहा। कल हमारी छुट्टी है तो तुम लोग किस समय जाना चाहोगे? गुयुए ने थोड़ी देर सोचा। बहुत जल्दी जाना ठीक नहीं होगा, तो नाश्ते के बाद कैसा रहेगा? मुझे ठीक लगता है, तांग बुलिन ने जवाब दिया। सू सियाओयान ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। उसके दोस्त शायद ही कभी उसे शब्दों में प्रोत्साहित करते थे, वे अपने कर्मों से उसे हौसला देते थे। वो जानती थी कि वो टीम की सबसे कमजोर सदस्य है, जिसे निकाले जाने का सबसे अधिक खतरा है। शिए शिए भले ही गुयुए या तांग बुलिन जितना मजबूत न हो, फिर भी उसके पास दोहरे मार्शल सोल थे और वो युद्ध में खुद को संभाल सकता था। लेकिन सू सियाओयान और उसकी स्टार व्हील आई स्टाफ केवल रात में ही उपयोगी थीं। मुझे ये करना ही होगा, मैं अपने दोस्तों को पीछे नहीं खींच सकती। अगली सुबह आकाश बादलों से भरा था। उनकी छायाएं शहर को उदास रंगों में रंग रही थीं। इसके बावजूद वर्किंग स्टूडेंट डॉम हमेशा की तरह जीवंत था। नाश्ता करने के बाद सब इकट्ठे हुए। मोटा सा सू लीजी जंगल सक युएनिन ये हुए और युए जेंग्यू का ध्यान खींच लेता है। वो एक सामान्य व्यक्ति से लगभग 2 गुना चौड़ा था। उसे नजरअंदाज करना असंभव था। युएनिन ये हुई बाकी समूह से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, विशेष रूप से युए जेंग्यू से। दूसरी ओर युए जेंग्यू तांग बुलिन के पास खड़ा होकर उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। सू सियाओयान घबराई हुई खड़ी थी। गुयुए पूर्ण शांति का प्रतीक थी। शिए शिए भी उतना ही बेचैन दिख रहा था, लेकिन बिल्कुल अलग कारण से। वो कभी कभार युएनिन ये हुई की ओर चुपके से देखता, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो पिटाई खाने से डरता था। तांग बुलिन ने 2 बार ताली बजाई और सबका ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, जब सब यहाँ हैं तो चलने की तैयारी करते हैं। आज टावर अटैक के लिए पहले हमें अपनी रणनीति बनानी होगी। क्या किसी के पास कोई सुझाव है? उसकी नज़र युएनिन ये हुई पर गई। वो सबसे शक्तिशाली थी और उसकी नियमित टीम की सदस्य नहीं थी। युएनिन ये हुई ने सिर हिला दिया। मेरे पास कोई सुझाव नहीं है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। बस इतना देखना कि सू सियाओयान को उसकी स्पिरिट सोल मिलने के बाद तुम लोग मुझे टावर चढ़ने में मदद करते रहो। कोई बात नहीं। तांग बुलिन युए जेंग्यू की ओर मुड़ा। तुम्हारा क्या कहना है? उनकी शक्ति को देखते हुए युएनिन ये हुए और युए जेंग्यू दोनों में नेतृत्व करने की योग्यता थी, लेकिन युए जेंग्यू के बोलने से पहले ही युएनिन ये हुई ने बीच में काट दिया। मैं उसके अलावा किसी से भी आदेश ले सकती हूँ। युए जेंग्यू ने उसे घूरा। वो जवाब देने ही वाला था कि तांग बुलिन उसे एक ओर खींच ले गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ये दृश्य देखकर युएनिन ये हुई के गाल थोड़े लाल हो गए और उसने नजर फेर ली। युए जेंग्यू ने अपना अभिमान दबाया और ठंडी सांस ली। ठीक है वुलिन, तुम ही कमान संभालो। वैसे भी तुम अपनी टीम के कप्तान हो। ये मामला तुम्हारी टीम से जुड़ा है तो मैं आदेश मान लूंगा। तांग बुलिन मुस्कुराया और सिर हिला दिया। उसी बस यू जेड सिल्वर शब्द युए जेंग्यू के कान में कहना था। पिछले कुछ दिनों में तांग बुलिन किस्मत वाला था और उसने 90% से अधिक सामंजस्य दर वाला यू जेड सिल्वर गढ़ लिया था। उसने तुरंत वो युए जेंग्यू को दे दिया था, बिना किसी मुआवजे की मांग किए।
इसी कारण वो इस समय उस पर इतना भरोसा कर पा रहा था। तांग वुलिन ने कुछ पूछने से पहले ही सू लिजी ने लापरवाही से हाथ हिलाया, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजे करने और थोड़ी मदद करने आया हूँ। हालांकि शू लिजी एक कोने में बिल्कुल निरीह मेमने की तरह खड़ा था, फिर भी युआनिन येहुई और युए झेंग्यू दोनों में से कोई भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कारण बहुत सरल था, उसकी कमर पर टंगा बैज जिस पर श्रेक अकेडमी लिखा था लाल रंग का था। वे दोनों इस रंग के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। ये इना कोट के छात्र की पहचान थी। वो उन प्रतिभाशाली लोगों में से एक था जो महाद्वीप की चोटी पर खड़े थे और जिनका भविष्य एक बैटल आर्मर मास्टर बनना तय था। तांग वोलिन ने अपने 3 दोस्तों से कोई सवाल नहीं किया, बस उन्हें सिर हिलाकर संकेत दिया, ठीक है, मैं टीम का नेतृत्व करूंगा। शिए हमारा इकलौता फुर्ती प्रकार यानी एजिलिटी टाइप है। हमारे पास 3 आक्रमण प्रकार यानी असॉल्ट प्रकार है, युआनिन येहुई, युए झेंग्यू और मैं। युआनिन येहुई केंद्र में रहेगी और युए झेंग्यू तथा मैं दोनों ओर से उसका समर्थन करेंगे। गु युए नियंत्रण और दूरस्थ हमलों से मेरा समर्थन करेगी और अंत में श्याओ यान हमारी बैकलाइन फायर सपोर्ट होगी। सबने सिर हिलाया, किसी ने भी असहमति का एक शब्द नहीं कहा। चूंकि ये 7 लोगों की टीम आखिरी समय में बनी थी, उन्हें टावर पर चढ़ने के लिए कच्ची ताकत पर निर्भर रहना था। सौभाग्य से उनकी टीम में युआनिन येहुई थी। उसकी आक्रमण शक्ति समान रिंग स्तर के कई सोल मास्टर्स के बराबर थी। इसके अलावा युए झेंग्यू और तांग वुलिन भी साथ थे। हालांकि तांग वुलिन समग्र शक्ति में उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन विस्फोटक ताकत के मामले में वो उनके बराबर था। ऊपर से वही टीम का कमांडर था और युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। उसने अपनी टीम के बाकी सदस्यों पर नजर डाली। गु युए उनका छिपा हुआ तुरुप का इक्का थी। यदि उसे पर्याप्त समय मिल जाए तो वो दूर से गड़गड़ाहट जैसी प्रचंड तत्वीय शक्तियां बरसा सकती थी। इसके विपरीत श्याओ यान मौके बनाने और उनका फायदा उठाने में माहिर थी। ये कौशल उसने अपने मार्शल सोल की प्रकृति से सीखा था। फुर्ती प्रकार होने के नाते शिए भी कम खतरनाक नहीं था और फिर सहायक के रूप में शू लिजी था। उसके भोजन प्रकार मार्शल सोल के प्रभाव में तांग वुलिन की युद्ध शक्ति 30% तक बढ़ जाती थी। फिलहाल वो केवल शू लिजी की रिकवरी पोक बन के बारे में जानता था। उसका बाकी शस्त्रागार एक रहस्य था। चाहे जो भी हो, उनकी क्षमताओं का ये संयोजन एक अविश्वसनीय 7 सदस्यीय टीम बनाता था। चलो, सातों साथी कैंपस के मुख्य द्वार की ओर रवाना हुए। इससे पहले कि तांग वुलिन टैक्सी बुलाता, एक शानदार बिजनेस वैन उनके सामने आकर रुक गई। ड्राइवर की सीट का दरवाजा खुला और युए झेंग्यू का बटलर बाहर निकलकर उनके लिए पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलने लगा। युए झेंग्यू को अंगूठा दिखाते हुए तांग वुलिन ने बाकी साथियों की ओर देखा। बैठो। युए झेंग्यू आगे बैठ गया और बाकी लोग पीछे की 6 सीटों पर सिमट गए। आमतौर पर 6 सीटें आराम के लिए काफी थीं, लेकिन शू लिजी की मोटाई ने 1.5 सीट घेर ली थी। तांग वुलिन बीच की पंक्ति में शू लिजी और गु युए के बीच फंस गया। पीछे की पंक्ति में युआनिन येहुई और शू शाओयान शिए के दोनों ओर बैठी। इससे वो युआनिन येहुई के कंधे से कंधा सटाकर बैठने को मजबूर हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके दिमाग से वो निषिद्ध दृश्य निकलने का नाम नहीं ले रहा था। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी अश्लील विचार आया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, युआनिन येहुई ने खुसफुसाकर कहा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत बोला, नहीं, ऐसा सोचने का तो सवाल ही नहीं। उसकी आवाज़ उम्मीद से तेज निकल गई। बीच की पंक्ति में बैठे तीनों ने उसे हैरानी से देखा और शू शाओ यान ने भी वही किया। शू लिजी को छोड़कर, जिसे पृष्ठभूमि की बातों की कोई जानकारी नहीं थी, बाकी सब हालात समझ गए थे। सबकी निगाहें उस पर पड़ते ही युआनिन येहुई का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो अब भी पुरुषों की वर्दी पहने हुए थी और उसकी बेहतरीन मेकअप कला ने उसकी लाली को छुपा लिया था। शिए का रंग पीला पड़ गया। 2 उंगलियों से उसने अपनी जांघ को पकड़ा और पूरे 180 डिग्री तक मरोड़ दिया। उसने दर्द से चीख न निकल जाए इसलिए अपना मुंह ढक लिया। बाकी सब उसे बेबसी भरी मुस्कानों से देखते रहे। किसी ने भी उसकी ओर से एक शब्द नहीं कहा। सच तो ये था कि वो अकेला शर्मिंदा नहीं था। तांग वुलिन भी उतनी ही अजीब स्थिति में था। शू लिजी बस बहुत ज्यादा मोटा था। उसके भारी शरीर ने तांग वुलिन को गु युए की ओर धकेल दिया, उसे उससे सटा दिया। लेकिन इससे भी शू लिजी का भार कम नहीं हुआ। गु युए को मजबूरन अपना शरीर खिड़की की ओर झुकाना पड़ा और अनिवार्य रूप से वो तांग वुलिन की जांघ पर बैठ गई। जैसे जैसे गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ती, बीच बीच में झटके लगते। हर झटके के साथ उनकी स्थिति भी हिलती डुलती और तांग वुलिन और गु युए दोनों के चेहरे लाल पड़ने लगे। त्वचा से त्वचा की कोमल गर्माहट ने उनके गालों तक गर्मी पहुंचा दी और उनके बीच की हवा अजीब सी झिझक से भर गई। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। गाड़ी चलते समय सीटें बदलना संभव नहीं था। आखिरी कोशिश में तांग वुलिन ने खुद को शू लिजी की ओर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी चर्बी टस से मस नहीं हुई। तांग वुलिन अपने दिल की धड़कन, मुंह की सूखापन और पेट में उड़ती तितलियों को महसूस कर सकता था। उसने पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। वो सिर्फ 13 वर्ष का था, किशोरावस्था की दहलीज पर था। लड़के लड़कियों के बीच
के मामलों के बारे में वो अब भी अनजान था। वो सिर्फ एक तीर की तरह सीधा बैठा रहा और पूरी कोशिश करता रहा कि गू यूए से नजरें ना मिले। जल्द ही वे इनर सिटी से बाहर निकल आए और प्रतिष्ठित स्पिरिट पैगोडा मुख्यालय की ओर तेजी से बढ़ने लगे। वैन में सन्नाटा छा गया। शीए का रंग सामान्य हो गया था और वो ऐसे बैठा था जैसे सजा से डरा हुआ बच्चा, हाथ घुटनों पर कस कर रखे, सिर झुकाए युवानिन येहुई की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। हवा में युवावस्था की गंध थी। हाईवे पर 40 मिनट की यात्रा के बाद वे अंततः स्पिरिट पैगोडा पहुंच गए। श्रेक सिटी सचमुच बेहद विशाल थी। वैन रुक गई। जैसे ही दरवाजे खुले, गू यूए लगभग उछलकर बाहर निकल गई। तांग वुलिन अब भी अपनी जांघों पर उसकी गर्माहट महसूस कर सकता था और उसकी खुशबू हवा में बनी हुई थी। लेकिन आखिरकार उसे सांस लेने की जगह मिल गई। वो राहत की सांस लेते हुए गाड़ी से उतरा। स्पिरिट पैगोडा ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी भव्यता को देखने के लिए उसे गर्दन पूरी तरह पीछे झुकानी पड़ी। फिर भी वो उसकी पूरी ऊंचाई नहीं देख सका। इमारत का ऊपरी हिस्सा बादलों को चीरता हुआ ऊपर चला गया था और वहां से आगे सिर्फ उसकी धुंधली सी परछाई ही दिख रही थी। उसके लिए ये दृश्य अवास्तविक था। उसके बाद बाकी लोग भी एक एक करके उतरने लगे। जो पहली बार स्पिरिट पैगोडा मुख्यालय आए थे, वे सभी उसी तरह विस्मय में डूबे हुए थे। ये महाद्वीप पर पूर्ण अधिकार का प्रतीक स्थान था। कुल मिलाकर श्रेक सिटी महाद्वीप का सबसे महान शहर दो मुख्य कारणों से था: श्रेक एकेडमी और स्पिरिट पैगोडा मुख्यालय। यदि ये दोनों महान संस्थान एकजुट हो जाएं, तो यहाँ तक कि फेडरेशन भी उनके सामने कांप जाता। श्रेक सिटी को अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। स्पिरिट पैगोडा मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर पूरा शहर स्वयं शासित था। दूसरी ओर स्पिरिट पैगोडा का प्रभाव कहीं अधिक था। उसने फेडरेशन और श्रेक एकेडमी दोनों के साथ अच्छा सहयोगात्मक संबंध बनाए रखा था। स्पिरिट पैगोडा की परिषद ने राजनीति से दूर रहने और किसी भी सोल मास्टर को नियंत्रित न करने का बुद्धिमान निर्णय लिया था। कुल 36 सदस्य इसकी कोर काउंसिल बनाते थे। इतना ही नहीं, इसका संचालन बड़े कुलान या अन्य संगठनों से बिल्कुल अलग तरीके से था। इसके अलावा परिषद के कुछ सदस्य स्वयं फेडरेशन द्वारा नियुक्त किए गए थे। यद्यपि अनेक सोल मास्टर स्पिरिट पैगोडा से जुड़े थे, लेकिन इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली मुख्य शक्ति 3000 से भी कम थी। सोल टेक्नोलॉजी की प्रगति के साथ मिलकर ये सोल मास्टर्स फेडरेशन के लिए कोई खतरा नहीं थे। इसी कारण फेडरेशन और स्पिरिट पैगोडा के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। स्पिरिट पैगोडा के संस्थापक स्पिरिट आइस डूलू हाओयुहाओ ने परिषद प्रणाली की स्थापना की थी, जिसने स्पिरिट पैगोडा को 10,000 वर्षों तक टिकाए रखा और अब ये महाद्वीप की सबसे महान शक्तियों में से एक बन गया था। कोई नहीं जानता था कि श्रेक एकेडमी की नींव कितनी गहरी है और स्पिरिट पैगोडा की संपत्ति और मास्टर्स की संख्या का तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था।